के एपिसोड में हम उस विषय की चर्चा करेंगे जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुन पाएंगे, जो आपके प्रिंट मीडिया में कभी उसकी चर्चा नहीं होती, जो देश के जो हमारी राजनीतिक दल है वहाँ तक भी कोई चर्चा नहीं होती। और इसलिए नहीं होती कि लोग सोचते हैं कि अगर चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि हमें कहा जाए आप तो प्रो पाकिस्तान हो, आप तो हिंदुस्तानी है ही नहीं। तो विषय है कि जब हमारा देश बना, हमारी संविधान बना, तो एक सेक्युलर देश था और इस सेक्युलर देश में धर्म के आधार पे कोई मतभेद नहीं हो सकता था, होना नहीं चाहिए था। और जब तक तो ये ठीक चलता रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन 1984 में जब राजीव जी दोबारा सत्ता में आए तो भाजपा की केवल पार्लियामेंट में 2 सीटें रह गई। तो वो सोचने लगे कि अब कुछ करना तो चाहिए, भाजपा की जो आने वाले इतिहास में भाजपा का क्या हाल होगा। तो उसी संदर्भ में अडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा चलानी शुरू की। उससे पहले शाहबानो का केस हुआ, उस पर विवाद पैदा हुआ राजीव जी के टाइम, और रथ यात्रा बड़ी सक्सेसफुल रही। और वाजपेयी जी फिर भाजपा सरकार में आई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, और फिर उसके बाद 10 साल की सरकार कांग्रेस की हुई। इस बीच में कुछ गुजरात में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने लगा कि ये तो एक्सपेरिमेंट बड़ा सफल रहा है। तो जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये तय कर लिया कि किसी तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति शुरू की जाए, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी जिनकी संख्या लगभग कोई 20 करोड़ से ज़्यादा होगी, उनको एक किनारे रख के एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे एक डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश भी करते थे, ब्रिटिश राज भी ऐसे डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स होता था, तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर कभी हिजाब की बात, कभी लव जिहाद की बात, कभी वोट जिहाद की बात, कभी फ्लड जिहाद की बात, कभी हर चीज़ में, कभी अब बुलडोज़र की बात। और बयानों में जब चुनाव होते थे कि किस किस्म के बयान दिए जाते थे प्रधानमंत्री द्वारा, उनके मंत्रियों द्वारा। तो आज इस स्थिति पे हिंदुस्तान पहुंचा है कि कोई अल्पसंख्यक, खास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात करने को तैयार ही नहीं कि उनकी क्या स्थिति है, उनके मन में क्या बीतती है। इस देश में वो कहते हैं कि वो तो एक नागरिक हैं इस देश के, एक सिटीजन हैं इस देश के, उनको भी उतने ही हक हैं। क्या उनको इतने हक हैं? तो इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ बेबाक तरीके से हमारे साथ बात करेंगे। नजीब जी हमारे संग हैं यहाँ। नजीब जी हमारे कॉलेज से सेंट स्टीवन से गई हैं, और MA हिस्ट्री इन्होंने किया सेंट स्टीवन से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो चीफ जस्टिस एंड चीफ इंजीनियर इन द कोर्ट ऑफ द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और इनके ग्रेट ग्रैंडफादर मौलवी समीउल्लाह खान को फाउंडर थे मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। 1973 में आप IAS में आए, मध्य प्रदेश काडर में आए। उसके बाद आपने कई साल 1999 तक मेरा ख्याल आपने IAS में रहे, फिर आपने इस्तीफ़ा दे दिया और ADB में चले गए। और थोड़ी देर आपने फिर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में काम किया, और जो एनर्जी सेक्टर था ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का, उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए, उसमें आपका बड़ा योगदान रहा। तो आप वाइस चांसलर रहे जामिया मिलिया के। मेरे साथ अपूर्वानंद जी हैं, वो एक हिंदी के एक टीचर हैं, और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बिहार से आपने हिंदी की डिग्री ली और प्रोफेसर बने, और थोड़ी देर उन्होंने आपने बिहार में पढ़ाया। पटना यूनिवर्सिटी से PhD की, फिर उसके बाद TPS कॉलेज पटना में आपने पढ़ाया। फिर महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी में आप
1999 आपको अपॉइंट किया गया, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था हमारा, उसमें आप बनाने का आपका बड़ा योगदान रहा, और आप कोर कमेटी में थे, मुझे मालूम है, जो जिसने डिज़ाइन किया नेशनल करिकुलम प्रोग्राम, और आपने प्रोफेसर यशपाल के साथ काम किया। तो आप बेसिकली जो सेकुलर ट्रेडिशन है हिंदुस्तान की, उससे आप पूरे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर रक्षंदा जलील भी हैं, ये लिटरेरी हिस्टोरियन हैं। उन्होंने लगभग 49 किताबें, 25 तो उन्होंने खुद लिखी हैं और 24 इन्होंने एडिट की हैं। तो इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं टाटा मैग्रॉ हिल के साथ काम किया है, जो इंडिया सेंटर की पब्लिकेशन डिवीज़न के साथ आप काम किया है। आप जो कैम्ब्रिज के जर्नल हैं उसमें आप लिखती हैं, क्वार्टरली जर्नल में लिखती हैं आप, और कई शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने कंपाइल की हैं, कलेक्शंस हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की। तो और इनको एक PhD भी किया इन्होंने, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट एज रिफ्लेक्टेड इन उर्दू लिटरेचर। सो मैं समझता हूँ कि जो चर्चा जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो बेबाक होकर अपनी बात देश के सामने रखेंगे। क्या हमारा हिंदुस्तान बदल गया है 2014 के बाद, नजीब जी? सर, यकीनन 2014 एक वाटरशेड मोमेंट है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें और सांप्रदायिक विवाद उससे पहले नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद जो सिग्नल सरकार ने और जो पार्टी पावर में है उसने दिया, मेरे जहन में सिग्नल मुसलमानों को ये दिया गया कि आपका धर्म इस्लाम जो है ये एक थर्ड क्लास धर्म है, आपके जो प्रॉफिट हैं उनकी पर्सनैलिटी भी फ्लॉड है, आपकी जो शरिया के कानून हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, और इसलिए अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको दुरुस्त करें। और इसके बाद लगातार जो सरकार के कानून बनाए, बिल बनाए, एक्ट बनाए, चाहे आप वो CAA ले लें, चाहे वो NRC का इनिशिएटिव ले लें, और फिर अभी हाल में वक्फ बिल ले लें, ये सब इंडिकेट ये करता था कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। अब हमारी जिम्मेदारी है, और हम नेशनलिस्ट हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी, आपको पाकिस्तान मिला, इसलिए आपको शक व शुबा से देखा जाता था और देखा जाना चाहिए। और ये सिग्नल हम आपको देना चाहते हैं कि अब आप अपनी जगह समझें इस हिंदुस्तान में। ये एक नया हिंदुस्तान विकसित हो रहा है, और ये सरकार जो 300 सीटें लेके आई है, ये हिंदुस्तान का मत दर्शाती है, लोगों का मत दर्शाती है, और आपका जो कल्चर है। क्योंकि एक बात और सर बार बार कही गई, और वो लोगों के दिल के अंदर समा गई, कि ये 700 साल का राज जो आपने किया है, ये बड़ा एक टेररिस्ट किस्म का राज था। आपने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं हम पे, इसीलिए इतिहास बदल रहा है, और इसलिए हम बदलेंगे। और आपने हमारे मंदिर तोड़े हैं, हमारी जो इबादतगाहें हैं उनको बुरी तरह से ट्रीट किया है, और अब ये वक्त निकल चुका है, और अब वो चीज़ें दुरुस्त करने तो इतिहास का बदला ले रहे हैं मतलब? मेरे ख्याल दिल में शायद बदला शब्द हो, लेकिन तरीक़ा है कि हम कानून बदल देंगे, और हम आपको आपकी जगह बता देंगे कि ये आपकी जगह है। तो कानून तो खैर ये बदल रहे हैं, क्या इसकी नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान की सभ्यता भी बदल जाएगी पूरी तरीके से? पूर्वानंद जी। सभ्यता शब्द को लेकर मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ कि हम किसे सभ्यता कहते हैं। आप उसे रहने सहने का तरीका कह सकते हैं, और रहने सहने का तरीका ये था कि अगर खुद मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, मेरी परवरिश एक छोटे से कस्बे में हुई है, सीवान में, और मेरे पिताजी जो उस वक्त नौजवान रहे होंगे, सिलचर से आए थे, और उन्होंने एक मुसलमान मोहल्ले में मकान लिया। उनके मकान मालिक इस्लामिया हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरी बहन को पहला लुक़मा उसके जन्म के बाद एक मुसलमान ने दिया। तो रहने सहने का एक तरीका था। मैं सभ्यता जैसे बड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें धोखा बहुत है। उस रहने सहने के तरीके में हिंदू, मुसलमान, बाकी लोग आसपास रहते थे,
और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पूर्वग्रह नहीं थे, पूर्वग्रह थे हिंदुओं के मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के बारे में। उनके साथ और उनके बावजूद हम साथ रहते थे। ताजिया जब निकले तो हम साथ रहते थे, रामलीला हो तो मुसलमान भी उसमें हिस्सा लेंगे, झगड़े भी होते थे, लेकिन यह साथ रहने का तरीका अब बदल गया है। 2014 के बाद निश्चित रूप से बदल गया है। आप जैसे दुर्गा पूजा अभी शुरू हुई है, जो हिंदुओं के लिए बहुत खुशी का मौका है, लेकिन अब हिंदुओं के त्यौहार जैसे ही आने वाले होते हैं वैसे ही मुसलमानों के लिए खौफ का माहौल हो जाता है। क्योंकि मेरे पास अभी कुशीनगर से मेरे एक छात्र ने मुझे एक वीडियो दिया आकर, जो हिंदू है, और वो बहुत परेशान था। उसने कहा कि यहाँ ये मुस्लिम इलाका है जिसमें मदरसा है, मस्जिद है, 94% मुसलमान हैं, यहाँ कभी मूर्ति नहीं बैठाई जाती थी, लेकिन इस बार ज़बरदस्ती मूर्ति बैठाई गई है। और फिर जो वीडियो दिखाया उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण दे रहे थे, जो बहुत ही भड़काऊ भाषण था और जिसका मतलब था कि वहाँ हिंसा हो ही जाएगी। तो मैं ये, आप जब कहते हैं सभ्यता बदल जाएगी, मैं ये मानता हूँ कि रहने सहने का तरीका काफ़ी कुछ बदल गया है। और जो चीज़ पहले पूर्वग्रह में थी अब वह नफ़रत में और हिंसा में तब्दील हो गई है। और हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खामोशी से रेडिकलाइज हो गया है। हम आमतौर पर रेडिकलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए करते हैं, और मुझे याद है राजनाथ सिंह ने 2015 में कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान रेडिकलाइज नहीं हुए हैं। तो मेरी इच्छा हुई मैं कि उनसे पूछूं, और आज भी मैं पूछता हूँ कि हमारे हिंदू रेडिकलाइज हुए हैं कि नहीं। तो फ़र्क ये हुआ है कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी रेडिकलाइज हो गई है, और वो मुसलमान विरोधी और ईसाई विरोधी घृणा से ग्रस्त है, उसका पूरा मनोविज्ञान। और वो आपको दिखलाई पड़ता है जब हिमाचल प्रदेश में अभी जुलूस निकले, तो उस जुलूस में तो हज़ारों लोग थे। उसके पहले मैंने देखा बड़ौदा में एक होटल खुला, एक मुसलमान ने एक होटल खोला, उस होटल के रास्ते पर हिंदू औरतें खड़ी हो गई, हिंदू मर्द खड़े हो गए कि हम यहाँ नहीं होटल खोलने देंगे। ये तो सामान्य हिंदू थे कि हम होटल नहीं खोलने देंगे। वो तो कहते हैं कि गरीब की जो रेडी जो मुसलमान लगाता है उस पर कुछ खरीदना नहीं आपको चाहिए। वो तो कोरोना के वक्त चला, और उसके उत्तम नगर में ठेले उल्टे गए, बाकी जगह प्रतिबंध का लगाया गया कि नहीं होना। इस तरह के वीडियोस आपको रोज़ मिल जाएंगे जिसमें एक हिंदू अपना हक मानता है कि वो जाकर एक दुकान पर इंस्पेक्ट करेगा, कहेगा कि ये जो नाम तुमने लिखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं त्यागी मुसलमान भी लिखते हैं, बाकी लोग भी लिखते हैं, तोमर भी मुसलमान लिखते हैं। तो एक दुकान पे लिखा हुआ है तोमर कोई शॉप, तो ये जाके कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तोमर लिखोगे, तुम अपना नाम लिखो। अब हर हिंदू यह महसूस करता है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो एक मुसलमान के घर में घुस के उसका फ्रिज खोल सकता है, उसका टिफ़िन देख सकता है ट्रेन में, यह कह सकता है कि तुम दिखाओ तुम्हारे बस्ते में क्या है, और ये भी हक मानता है कि अगर उसको शक हो रहा है किसी चीज़ का तो वो उसको मारेगा। खबरें जो छपती हैं उनमें यही कहा जाता है कि इस शक पर मारा, तो यानी मारना ठीक था क्योंकि शक ये था। नहीं बनेगी। अभी मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, या इसी मई या सितंबर में एक 72 साल का मुसलमान गाड़ी में जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था। उसको पूछा, वो सोचते थे कि ये काऊ का मीट ले जा रहा है, तो उसको मारा। हाँ, वो शक की बात जो आपने की ना, हाँ, उन लोगों ने मारा जो पुलिस में भर्ती के लिए कंपटीशन देने जा रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस में तो मैं सिर्फ आपने जो सवाल किया उसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रहने सहने का तौर तरीका बदल गया है और सोचने का तौर तरीका बदल गया है, और इसका सामना आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए देखते हैं, अपने छात्रों से बात करते हुए देखते हैं। मसलन मैं गोदान पढ़ा रहा था और मैं बात कर रहा था कि एक हमारी कहावत है सबय भूमि गोपाल की, लेकिन जब राज्य बन जाता है तो एमिनेंट डोमेन हो जाता है राज्य का, तो भूमि पर। तो एक लड़के ने फ़ौरन कहा कि सर वक्फ बोर्ड, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था वहाँ, और मैंने उससे पूछा कि आपने वक्फ बोर्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो उसने कहा वो ज़मीन ले लेता है। तो मैंने कहा किसकी ज़मीन ले लेता है? तो
अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मनोविज्ञान बदल गया है और हमें ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए हिंदुओं की, क्योंकि मुसलमान तो देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है और 10 साल में अब वो समझ भी गए हैं कि उन्हें किस तरह काम करना है और उनको इस हिंदुस्तान में रहना है, इस हिंदुस्तान में एक शहरी के हक़ के साथ रहना है। तो एक बहुत ही गरीब, एक अनपढ़ निरक्षर मुसलमान हो जिसके भाई को मार डाला गया, वो भी कानून की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता है। इस बात को आप जानते हैं और हमारे वकील दोस्त जानते हैं कि कैसे वो लड़ाई लड़ता है। तो ज़किया जाफ़री हो, वो 22 साल तक लड़ाई लड़ती है, बिल्किस बानो 17 साल तक लड़ाई लड़ती है, कोई 8 साल तक लड़ाई लड़ता है। तो उनको अब ये पता चल गया है कि राजनीति से उम्मीद नहीं है, समाज से उम्मीद नहीं है, तो एक ही जगह है संविधान और कानून, और वो एक पतला सा धागा है जिसको पकड़े हुए हैं वो, उसके आगे नहीं। उसके बारे में हम ज़रा बाद में बात करेंगे। हाँ। आपने बात कहा कि भाई आप समझते हो कि हिंदू समाज में एक बड़ी भारी परिवर्तन आ गया, उनकी सोच बदल गई है। लगभग आपने कहा कि ज़्यादातर हिंदुओं की सोच बदल। मैं आपसे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये जो बातें सब जो हो रही हैं, और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि रक्षानंदा जी से कि भाई ये बातें जो हो रही हैं ये तो केवल बीजेपी की स्टेट्स में हो रही हैं जहाँ बीजेपी राज कर रही है, बाकी जी तो जगह तो नहीं हो रही। अगर आज कांग्रेस कर्नाटका में है तो ये सब कर्नाटका में नहीं हो रहा। अगर कांग्रेस कहीं, थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूँगा। कर्नाटक में अगर आप फिलिस्तीन का झंडा लेकर एक जुलूस निकालते हैं तो आप गिरफ्तार हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार है। नहीं, आप हिंदू रेडिकलाइज हो रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं, तो वो पुलिस हिंदू है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन सारी हिंदू पुलिस नहीं है। सारे हिंदू पुलिस इसलिए कि रेडिकलाइज हो रही है क्योंकि उनके जो शासन है उनको ये अख्तियार देता है कि ये काम करे, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ, अभी आप छात्रों की बात की, मैं भी आपसे पूछूंगा, छात्रों की बात की, आजकल के छात्र अब कहने लगे हैं, मेरे तो कई बार बातचीत होती है कि भैया हमें तो अपनी नौकरी चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए। ये सब हिंदू मुस्लिम से क्या होने वाला है? तो साहब आप बताइए। देखिए 1947 के बाद मुसलमानों की कोई ख़ास मिडिल क्लास थी नहीं। जो क्रीमी लेयर थी पाकिस्तान चली गई, गरीब गुरबा बचे थे। हमें 70 साल से ज़्यादा लगे एक मिडिल क्लास बनाने के लिए। मिडिल क्लास चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे कहीं की हो, क्या चाहती है? बेहतर घर, नौकरी, बेहतर ज़िंदगी। दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, नॉट पेक्यूलियर टू इंडिया और इंडियन मुस्लिम्स। अब हम समझते हैं, हमसे मेरी मुराद ये है कि जो एक एवरेज हिंदुस्तानी हिंदू है वो एक लेंस से मुसलमानों को देखता है। उस लेंस को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बेसिक बात करें कि हमें कहाँ से बदलाव लाना है, सबसे पहले तो जिस लेंस से, जिस नज़रिए से आम हिंदुस्तानी हिंदू आम हिंदुस्तानी मुसलमान को देखता है, उस लेंस को बदलिए, फिर कहीं शायद चेंज आए और फिर शायद आप समझ पाएँ कि जो खौफ है, जो डिप्रेशन है एवरेज हिंदुस्तानी में, वो बहुत रियल है। मैं कई लिहाज से प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि मेरे पास तालीम है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन अगर मेरा जैसा शख्स डर के रहता है, खौफ महसूस करता है, 2 दफ़ा सोचता है अपनी नेम प्लेट अपने घर पे लगाने पे, मैं अगर हवाई जहाज़ से जा रही हूँ तो खुदा हाफिज़ कहने से पहले मैं 2 दफ़ा सोचूंगी। अगर मैं ट्रेन पे किसी को सी ऑफ करने जा रही हूँ तो खुदा हाफिज़ कहने से पहले सोचूंगी। ये सब अलामतें एक सेहतमंद सोसाइटी की नहीं हैं। एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का अगर डर के रहता है, नेचर ने आपको सर झुका के जीने नहीं सिखाया था। यू वर मेंट टू स्टैंड अपराइट, होल्ड योर हेड हाई विद डिग्निटी एंड लीड योर लाइफ इन वट एवर वे। गरीब अमीर की तो बात ही नहीं हो रही है, प्रिविलेज अनप्रिविलेज की बात ही नहीं हो रही है। हम अगर नेचर के उस निज़ाम से दूर चले जाएंगे और हम डर के साथ रहेंगे। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, हिस्टोरियन नहीं हूँ, एक सिर्फ लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। एक छोटी सा जिक्र बताती हूँ। अनीस रफ़ी की एक कहानी है, उर्दू में लिखी गई है। कहानी का नाम है कर्फ्यू सख्त है। बहुत खूबसूरत कहानी है, लेकिन वो ख़त्म कहाँ होती है? एक शहर है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। ज़रा सी देर को इजाज़त दी जा रही है कि आप में से जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं आ जाइए,
बशर्ते ये कि आप हाथ ऊपर करके आएँ। तो देखते क्या है कि मोहल्ले में से एक कतार निकलती है लोगों की हाथ ऊपर किए किए। आप में से जो लोग जानते हैं नमाज कैसे पढ़ी जाती है, आपको मालूम है कि ऐसे सजदा किया जाता है। वो लोग नमाज भी ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके करते हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहीं ये इंडिकेट करती है बड़ी पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ, बग़ैर कोई नाम लिए, बग़ैर उंगली दिखाए, बग़ैर किसी को दोष दिए हुए, लेकिन ये निशानदेही करती है उस खौफ की। तो मुझे लगता है कि उस खौफ को बजाय इसके नज़रअंदाज कर दिया जाए या कह दिया जाए कि अरे ये विक्टिमहुड पहने हुए हैं मुसलमान, उसको एक्सेप्ट कर लें पहली बात, और फिर समझें कि वो कहाँ से खौफ आ रहा है। ये बात आपकी ठीक है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये खौफ है। क्वेश्चन इज कि ये तो एक अलग मुद्दा है कि क्योंकि जो समझता है कि उसके खिलाफ ये कुछ हो सकता है, उसी को कोई कत्ल कर सकता है, उसको ट्रेन में बैठा मार सकता है, वो तो डर से ही चलेगा। लेकिन क्या ये सारे हिंदू समाज में फैल चुका है, ये सोचने की बात है। आपके हिसाब से फैल चुका है? काफ़ी हद तक फैल चुका है सर। हो सकता है, बड़ी हद तक। हाँ, हो सकता है फैल चुका हो। अगर ऐसा है तो सारे हिंदुस्तान में ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जहाँ जहाँ हमारी नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहाँ ये वाक़े नहीं होते, एटलीस्ट दिखाए नहीं जाते। नहीं सर, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ, दे आर डिफरेंट थिंग्स। एक कि क्यों नहीं उन सरकारों में हो रहा, अगर फैल भी चुका है तो उन सरकार में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो शासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कलेक्टर, एसपी, वो सरकार की तरफ देखता है। तो आपके नॉर्थ इंडिया के काउ बेल्ट में सरकार आपकी वाहवाही कर रही है अगर 4 लोग मर जाएं तो, या आप बुलडोज़र चला दें तो। लेकिन अगर आप यही चीज़ कांग्रेस की सरकार में करें या बिहार में करें या कलकत्ते में करें तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो शासक है वो आपके चीफ मिनिस्टर की तरफ देख। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आबादी में दिल बदल गया। उसी एक हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं सर, वो किसी डीजी पुलिस को एड्रेस कर रहे थे कुछ साल पहले। उनको ये कह रहे थे कि आप बेबाकी से काम करिए क्योंकि हमने जनता का मन बदल दिया। ये एक बड़ा सैल्यूटरी स्टेटमेंट है सर। तो आज जब हरियाणा में जिन्होंने जिक्र किया रक्षंदा ने, नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, एक डेजिग्नेटेड जगह है जहां सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, दिल्ली में वहां लाके रोक दिया जाता है। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। तो लात मारी गई अब एक हरियाणा में नूह के पास एक इमाम साहब का कत्ल कर दिया गया, 2023। कोई रिलीफ नहीं है। अब जो दूसरी बात हुई सरकार, 4 मुसलमान 5 मुसलमान बहादुर लड़के अब उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार, लेकिन सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है। हरियाणा में जज कितना सही है कितना गलत है, कौन उनको हरियाणा, क्योंकि कपिल सिब्बल के पास पहुंचने की उनका सरमाया नहीं है। अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी वो लड़ेंगे तो वो किसके पास जाएं, फीस कहाँ से लाएं? ये एक एक्चुअल स्थिति है सर। रक्षंदा वुड नो दोज पीपल, दे आर फाइटिंग अ केस इन गुड़गांव टुडे एंड स्ट्रगलिंग टू रेज फंड्स। तो ये परिस्थिति से जो इन्होंने बात कही कि धीरे धीरे जो टाइम बदला है, मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ सर। 1947 में जब तकसीम हुई तो आपको तो मालूम है दरियागंज में हमारा घर था, एक टांगा वहाँ से गुजर रहा था। टांगे में एक फैमिली थी। तो मेरे फादर निकले, उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए? उन्होंने कहा साहब हम फलानी जगह पाकिस्तान से आए हैं दिल्ली सेटल होने के लिए, अंदर आ जाइए। वो कुलदीप नैयर साहब की फैमिली थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की फैमिली थी, और वो हमारे घर 6 साल रहे सर, 1947 to 1955। माई फैमिली मूव्ड आउट। तो ये तो रहन सहन का तरीका था। सही बात। और ये 1947 है, वो तो खत्म हो गया। तो जिसको आपने तबाह कर दिया वो सर। तबाह। अब जब इश्क हो जाए और एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर ले तो वो लव जिहाद हो गया है। अब कल बरेली के जज साहब ने तो कहा कि साहब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी जाए। तो ये अंधेर नगरी चल रही है सर, और ये जज साहब से कोई पूछने वाला नहीं है। आपका सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उन जज का एक्सप्लेनेशन आज कॉल करता, और चीफ जस्टिस साहब उनको क्यों नहीं निकाल देते? दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क। तो इसके जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप। देखिए, एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता, दूसरी तरफ कोई अखबार इसको आगे नहीं, मतलब इट्स नॉट द मेन न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर। कोई सोशल मीडिया पे
अक्सर थोड़ी बहुत बात होती है, कोर्ट नज़रअंदाज कर देती हैं, तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ? हाँ, ये दुविधा बिल्कुल असली दुविधा है। लेकिन मैं जैसा देख पाता हूँ वह यह है कि जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग एक राज्य में रह रहे हैं जो कानून से चलता है, कानून है, और मेरा पूर्वाग्रह आपके बारे में है, इनका मेरे बारे में है। उन पूर्वाग्रहों को राज्य ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन राज्य ये कर सकता है कि उस पूर्वाग्रह के चलते मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, राज्य इसका इंतज़ाम कर सकता है। यह जो चीज़ ख़त्म हो गई कि आपको इस बात की छूट दे दी गई कि आप अपने पूर्वाग्रह को हिंसा में तब्दील कर सकते हैं और राज्य वहाँ आपके साथ खड़ा होगा, यह एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। दूसरे कि चूंकि भारतवर्ष एक जनतंत्र है और जनतंत्र के चलने का तरीका चुनाव है, और चुनाव में आप बहुमत इकट्ठा कर सकते हैं वोटों के ज़रिए, और ज़्यादा वोट हिंदुओं के पास हैं, तो आप हिंदू को अपील करना चाहते हैं। और आपने एक हिंदू साइकोलॉजी या मनोविज्ञान समझ लिया है कि अब हिंदू होने का, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा है जो मुसलमान से नफरत करता है, या जो मुसलमान को लेकर जिसके मन में एक द्वेष है। ये सारे राजनीतिक दल मान गए हैं। इसलिए मैं आपको दल क्यों नहीं बोलते? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको एक वाकया बतला रहा हूँ छोटा सा। यह है शायद सन 2013 का या 14 का, जिसमें दिल्ली के करीब अटाली नाम की एक जगह है हरियाणा में, उसमें गरीब मुसलमानों की एक बस्ती थी, दिहाड़ी करके काम चलाने वालों की, और वहाँ के जो दबंग हिंदू थे उन्होंने कहा कि तुम मस्जिद नहीं बना सकते, यहाँ गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर जाके बनाओ। ये उन्हीं की ज़मीन थी मुसलमानों की, चूँकि उन्होंने मस्जिद, और मस्जिद क्या थी, एक कमरा था जिसको वो बनाना चाह रहे। तो हिंसा हुई, पूरी बस्ती तबाह कर दी गई। हम एक राजनीतिक दल के नेता के पास गए कि आप कम से कम वहाँ राहत ले जाइए, और उन्होंने हमें एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा देखिए चुनाव आने वाले हैं और हमें दिल्ली में नंबर 2 की पार्टी बनना है। नंबर 2 की पार्टी बनने के लिए हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान हमें तब तक वोट नहीं देंगे जब तक उनको इसका एश्योरेंस ना हो कि हमें एक अच्छा खासा हिंदुओं का वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन हिंदू हमें वोट नहीं देंगे अगर वो ये मानेंगे कि हम सिंपैथेटिक हैं मुसलमानों की। तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अभी हम उन्हीं की भलाई के लिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम हिंदुओं को वोट ले सकें। और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। वो बहुत सिंसियरली मुझे समझा रहे थे कि आप हमारी मजबूरी समझिए कि क्यों हम अभी नहीं जा सकते। जैसे ही मजबूरी थी 2002 के बाद से अब तक कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ज़किया जाफरी से खुलेआम नहीं मिल सकी। धुलिया में महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई और हम लोग गए। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की, और हमने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया। कांग्रेस के लोग आए लेकिन बंद कमरे में वो मुसलमानों से मिले। उन्होंने कहा आपको समझना चाहिए हम पब्लिकली वी कैन नॉट बी सीन विद यू। तो यही तो है ना। तो यह जो डर है राजनीतिक दलों में कि हम चुनाव हार जाएंगे, कि हम चुनाव हार नहीं, और उनकी समझ है हिंदुओं के बारे में कि अब हिंदू में एम्पैथी नहीं रह गई है, यानी दे हैव वेरी लो ओपिनियन। आप समझते हो कि ये समझ सही है? नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं का बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन हुआ है, लेकिन अगर आप इसी चुनाव के नतीजे को देखें तो जो अभी जो चुनाव का नतीजा आया है, तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं की एक बड़ी आबादी ने बीजेपी को साथ जाने से इनकार कर दिया। तो फिर आप इस आबादी की इज्जत कर रहे हैं कि नहीं जिसने इनकार किया है? इसके बाद भी मैंने देखा कि 4 जून के बाद 1 महीने में जितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई और मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस की, वो उतनी देर में पिछले 10 साल में भी नहीं हुई थी। लेकिन किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप उस मैंडेट को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे जो मैंडेट आपको मिला था। तो एक तो राजनीतिक दलों का फेलियर है, दूसरा शासन जो है, और जो ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पुलिस है, वो शासन की तरफ देखते है। नहीं, मैं सिर्फ उसमें एक इंटरवीन करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ आपसे।
मेरा ये मानना है कि प्रशासन और पुलिस का एक बड़े पैमाने पर हिंदुत्वकरण हुआ है और ये बहुत गंभीर बात है। समाज का हो जाए, राजनीतिक दलों का हो जाए, लेकिन अगर स्टेट एपरेटस का हिंदुत्वकरण हो जाए तो ये बहुत, जैसे और मैं इसको कहता हूँ कि स्टेट एपरेटस के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो रिफ्लेक्सेस बदल गए हैं। मसलन इनके पास शिकायत गई कि फला साहब ने गलती की है और इन्होंने फ़ौरन बुलडोज़र भेज दिया एज रिफ्लेक्स। ये कैसे हो सकता है? एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर तुरंत बुलडोज, तो ये रिफ्लेक्स है। जी मैं थोड़ा सा मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। रीज़न इज कि ऐसे ऐसे मैजिस्ट्रेट उन पोस्ट में बिठाए जाते हैं जो उसी सोच की हो, उसी भावना के हो। सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे नहीं हैं। मैं देयरफॉर जो भी पोस्टिंग्स करता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर जब पोस्टिंग करता है ये देख कर करता है कि ये मेरा काम करेगा। नहीं सर, ये फिर वही बात है कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बदले हैं और कुछ नहीं बदले हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की हौसला खत्म हो चुका है। ठीक बात है आपकी। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आप देखें सर, सीए का जो एजिटेशन था दिल्ली में, या 2020 के जो दंगे थे दिल्ली में, केजरीवाल साहब की सरकार गायब थी। बिल्कुल गायब थी, क्योंकि वो तो हनुमान चालीसा। एग्जैक्टली। सो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पॉलिटिकल, अच्छा कांग्रेस की आप बात कर रहे थे सर, जो कठुआ में रेप हुआ था, हाँ, बिल्कुल, मुसलमान लड़की का, उस जिस आदमी ने तारीफें की, उस आदमी को आपने टिकट दिया है। बिल्कुल सही। तो ये दिस सॉफ्ट हिंदुत्व दैट यू थिंक इज सो अट्रैक्टिव। I think the political parties have failed the system by not standing up for the Except the principles communists, of the except the communists. My understanding I- is that I still think between the political class and Muslims stands state apparatus. और अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड मैं जानता हूँ उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने 84 में भी स्टैंड लिया और जिन्होंने 2002 में स्टैंड लिया, उनके केस लड़ते रहे। हाँ, लड़ते रहे। तो अगर ये जो बीच वाली चीज़ है वो मिल जाएगी मॉब से, यानी भीड़ जो काम करती है, अगर वो काम पुलिस करने लगेगी मैं नहीं और समझता डीएम कि करने सारे लगेगा। पुलिस के लोग ऐसे कर रहे हैं। सारे कभी नहीं करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा अब होने लगा है। सर मैं 10 साल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूँ सर, कांग्रेस के ज़माने में मध्य प्रदेश में। स्पष्ट ऑर्डर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट हियर, कि पहले गोली चलेगी, बाद में आप बात करेंगे अगर कम्युनल दंगा होगा तो। और मैं अर्जुन सिंह साहब के दाद देता हूँ, भोपाल में एक कम्युनल राइट में उन्होंने मुझसे कहा कि जंग साहब, मेरे यहाँ कितने भी लोग मरे लेकिन हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, ऐसे भी लोग रहे हैं। बिल्कुल हैं, और आज भी हैं। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं है, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डर चुकी हैं। वो डर गई हैं, वो डर चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रक्षिता जी ये बताइए मुझे, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो डर चुकी हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम कहाँ टोटली फेल कर गया है? किसको हम कहें कि इनको अब खड़े होकर कहना होगा? क्या अदालतें? सर मैं सिस्टम की तो बात नहीं करूंगी, मैं समाज की बात करूंगी, और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी रथ यात्रा की तरफ। मैं अपनी ज़िंदगी में उसको एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट मानती हूँ। मुझे लगता है कि रथ यात्रा ने, अडवाणी जी की उस यात्रा ने हिंदुस्तान को बांट दिया दो तरह के लोगों में, और वो तादाद अब बढ़ रही है। जो फसल हम इस वक्त काट रहे हैं नफरत की, ये फसल 1919 की बोई हुई है। वाजपेयी जी फिर हारे साहब, लेकिन एक सोच ने जन्म लिया, उस सोच को एक लेजिटिमेसी मिली। 2 बार कांग्रेस की सरकार सर आप फिर से देखिए, कुछ चीज़ों को जोड़िए, जॉइन द डॉट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओपनिंग अप द इकोनॉमी, सरप्लस कैश, हर चीज़ मिल जाती है और एक बड़ी ड्रामेटिक फ्लावरिंग होती है एक सोच की। जितना पैसा कभी लोगों ने नहीं देखा था, कैश नहीं देखा था, इंडियन इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, द IT इज कमिंग इन अ बिग वे, एंड बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, यानी 2000 के बाद से, तो हम जब से व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आ गई हैं, एक तरह की सोच को फैलाने में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने की, जब जंग साहब बेहतर बता सकते हैं, मैं सिर्फ लोगों की बात बता सकती हूँ। और जिस समाज में मैं रहती हूँ, जिन लोगों से मेरा उठना बैठना है, जिस तरह के लोगों से मैं मिलती हूँ, जिनकी सोच को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो सोच मुझे ये बताती है कि उसकी झलक आपको RWA ग्रुप्स में मिलती है,
आपको एलुमनाई ग्रुप्स में मिलती है। इस वक्त बहुत डेंजरस है स्कूल एलुमनाई ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना, कॉलेज एलुमनाई ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना। आप और हम सोचते हैं पीपल लाइक अस, पीपल वी वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज विद, देयर इज़ नो सच थिंग एज पीपल लाइक अस, because the people we went to school with or college with, people who were our colleagues, you know, it's very difficult to have a political conversation. It's very difficult to have a civil conversation with so many people. सोच की बात है, सोच बदली है, और ये सोच 1919 के बाद बहुत इसने ताकत ली है। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सोच बदली है, लेकिन क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं की सभी की सोच बदली है, ये बात मैं नहीं मानता। कुछ हद तक ज़रूर बदली है, काफ़ी हद तक बदली है, काफ़ी हद तक बदली है। लेकिन देखो, इसमें भी एक दोगली बात है जो भाजपा करती है। एक तरफ तो कहती है काउ विजिलेंटिज्म एंड बीफ बैन, बट बीफ बैन किन स्टेट्स में है जहाँ ये राज कर रहा है? बाकी जहाँ कहाँ है? असम में क्यों नहीं करते? यहाँ राज करते हैं, वहाँ तो गोवा में नहीं करते। तो ये भी एक इनकी, मनोहर जी ने तो अश्योरेंसेस दी थी कि वील मेक श्योर दैट यू विल हैव योर, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना। और जो एंटी कन्वर्शन लॉ जो ये ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि कौन कन्वर्ट कर रहा है किसी को आज के दिन? अरे दो अगर युवा लोग ऑन द बेसिस आज किसमें हिम्मत है कन्वर्ट होने की, किसमें हिम्मत है? ये दूसरी बात। बट अब कानून ये कहता है कि अगर कोई ऐसी मैरिज होगी तो पहले तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फिर उसकी ऑब्जेक्शंस दी जाएंगी, और फिर कहीं जाकर वो तो कभी शादी होगी ही नहीं, तो फिर लोग डरते होंगे, एक दूसरे से डरते होंगे। तो ये कानूनों में, मैं इस इश्यू पे आया हूँ, कानूनों की वजह से ये दहशत फैल रही है। देखिए, 3 रास्ते हैं। एक जो 2014 के बाद, 2014 में जो चीज़ हुई वो ये, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में स्थापित हुआ कि आप मुसलमानों के बिना सरकार बना सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि आप लेकिन 2014 के बाद इस सरकार ने 3 तरीके अपनाए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के। एक तरीका था कानून, जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी आप ऐसे कानून जैसे CAA में इन्होंने नागरिकता की परिभाषा को बदल दिया, और मुसलमान एक नागरिकता के उस रास्ते पर नहीं चल सकता जिस पर बाकी सब लोग चल सकते हैं। विरोध तो हिंदुओं ने किया। मेरा इसमें मतभेद है फिर कि हिंदुओं ने इसका विरोध किया, हिंदुओं ने इसका विरोध नहीं किया, वो उसमें शामिल नहीं हुए, और इसीलिए एंटी CAA मूवमेंट सिर्फ मुसलमानों का मूवमेंट बन के रह गया, क्योंकि हिंदू नहीं। आप कह रहे हैं कि कानून पास नहीं हुआ, उसको लागू कैसे किसने किया आज के दिन? नहीं, इसलिए कि आपने रूल्स नहीं बनाए, क्योंकि आप उसको जिंदा रखना चाहते थे, और एक बड़ा रेजिस्टेंस हुआ था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अभी कि आपने पहला कानून बनाया, जैसे कानून में एंटी लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन, CAA, ट्रिपल तलाक, जो जेंडर जस्टिस के नाम पे लाया गया, लेकिन जो दरअसल मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए किया गया था। तो एक तो रास्ता कानून का है, दूसरा रास्ता था मॉब वायलेंस का, स्ट्रीट वायलेंस का, जिसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गया है, और तीसरा रास्ता था मुसलमानों को लगातार डिमोनाइज करने का। आपने बड़े मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की ऐसी तस्वीर खींची कि हिंदू सुबह से रात तक देख रहा है कि मुसलमान एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर के रहना चाहिए, जो बहुत ख़तरनाक है, जो पता नहीं आपको काट देगा, आप कुछ कर देगा। तो सुबह से रात तक टेलीविज़न चैनल्स, हिंदी अखबार, फिल्में, पद्मावत किस्म की तो फिल्में। ये 3 रास्ते हैं जिन रास्तों से हिंदुओं को रेडिकलाइज किया गया और मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया। चौथा मैं मानता हूँ जुडिशरी है, जिसमें जुडिशरी इंडल्जेंट है। जैसे बाबरी मस्जिद की जगह को जब आपने हवाले किया मंदिर के लिए, तो उसका लब्बो लुबाब क्या था? ये था कि हिंदू बड़ी चाहत के साथ उस जगह को देख रहे थे इतने सालों से, तो आप उन्हें दे दीजिए। आप कहते जा रहे हैं कि नहीं मस्जिद थी, ये था, वो था, लेकिन हिंदुओं की चाहत थी। और जुडिशरी का इंटेलिजेंस, जिसको मैं कहता हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जो ज्ञानवापी में इन्वोक किया गया, जिसमें कहा गया कि अरे भाई मेरी सिर्फ इच्छा है जानने की कि इसमें है क्या, तो मैं टाइटल नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं इंस्पेक्ट तो कर सकता हूँ। उसका नतीजा है कि अब ज्ञानवापी में पूजा हो रही है।
तो ये इंडल्जेंस जो जुडिशरी का है, ये 4 चीज़ें मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हिंदुओं की एक बड़ी आबादी हो सकता है खुद बहुत एम्बिवेलेंट हो, और हम जानते हैं साइकोलॉजी लोगों की कि वो अपने ख्यालात को ही लेकर एम्बिवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें से किस हिस्से को उकसावा दे रहे हैं? मैं एक एम्बिवेलेंस के साथ जी रहा हूँ, आप मेरे उस हिस्से को उकसावा दे रहे हैं लगातार जो बेसर इंस्टिंक्ट है मेरी, और उसमें हर कोई लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी जाके भाषण देते हैं, हर भाषण में ये बात करते हैं, बाकी नेता करते हैं, अखबार करते हैं, जुडिशरी जजेस ऐसे बयान देते हैं। तो फिर हिंदू आबादी का वो जो बेसर हिस्सा है वो प्रोमिनेंट होता है। अब देखिए, भाषण मोदी जी ने दिया कि आपके हिंदुओं के जो मंगलसूत्र है, जो गोल्ड ज्वेलरी है, वो आपसे ली जाएगी और उन लोगों को बांटी जाएगी जो ज़्यादा संख्या के हैं, ये सब दे रहे हैं। तो उनको मालूम है कि भाई ये तो हमारा पॉलिटिकल मुद्दा है, ये जान के कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान के। लेकिन इसका असर इसका पड़ता है असर लोगों इतना पर। खराब पड़ता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फिर भी उनको वोट नहीं मिला इस बार, नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद वोट नहीं मिला। उससे तो सर मैं इसलिए डिफर करता हूं कि उसका मजाक बन गया, बहुत बड़े हिंदू समाज में उसका मजाक बन गया जब आपने कहा कि मंगलसूत्र ले लेंगे और भैंस चुरा लेंगे और टूटी चुरा लेंगे। जो लोग फेंस पे बैठे थे और इधर आ जाते वोट करने के लिए, वो शायद इधर नहीं आए। ये तो काउंटर पड़ गया इनको, क्योंकि इतना ज्यादा बोल गए। और जो भाषा का एक्सप्रेशन था, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, वो तो इनको नुकसान कर गया। नहीं, बट यही तो बात है ना कि ये आपकी कैंपेन कुछ स्तर तक तो चल सकती है, बिल्कुल, लेकिन 10 साल के बाद मैं समझता हूं कि ये कैंपेन चलाना बड़ा मुश्किल है। और जो सबसे मैं समझता हूं जो खतरनाक बात है कि जब तक जुडिशरी ये तय नहीं करेगी कि ये हम इस देश में होने नहीं देंगे, बिल्कुल, क्योंकि द अल्टीमेट सोल्यूशन इज विद द जुडिशरी ओनली। वही लॉज सेट असाइड कर सकते हैं, वही कह सकते हैं कानून गलत है, संविधान के खिलाफ है, और सबको हक है क्या खाने का, पीने का, रहने का। आज के दिन तो ये स्थिति है कि मुसलमान कहीं जाए टेनेंट बनने के लिए तो टेनेंट नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो उसका नतीजा ये है कि वो गेटवाइज होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए हमारे जिसमें मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था चांदनी चौक में, तो इन्होंने अपने बनाया ना कि स्कूल की एडमिशन के लिए 1 या 2-3 किलोमीटर में अगर स्कूल होगा उस वहीं एडमिशन ले सकेंगे। तो मेरे लोग आके यहाँ कहते थे कि साहब हमारे यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है 3 किलोमीटर में, एक्सेप्ट सेंट जेवियर्स, तो हमारे बच्चों को एडमिशन कहाँ मिलेगी? और कहीं और जा नहीं सकते, कोई टेनेंट नहीं रखने को तैयार। तो ये जो गेटवाइजेशन हो रहा है ये तो बहुत ही खतरनाक है। सर हकीकत ये है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में मस्जिद नहीं बना सकता, नई मस्जिद नहीं बनेगी, कब्रिस्तान का एक्सटेंशन नहीं हो सकता, अगर कहीं मुसलमान आबादी हो तो वहाँ स्कूल नहीं बन सकता, जो 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कैरेक्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो सिग्नल आप बार बार दे रहे हैं, जो ये अपूर्वानंद कह रहे हैं कि you are a second class citizen, please accept Why the doesn't the situation. judiciary? Why doesn't the Now judiciary? coming to that, sir, I was going to say, and I hope I am not committing जो आप लोग नहीं, कहते हैं नहीं, वो, this is कि ये इनकी आज जुडिशरी की नीयत पे मुसलमान को शक है, ये संदिग्ध नीयत है इनकी। धर्म संसद की बात करें, जिस किस्म के जो बयान दिए जाते हैं धर्म संसदों में, पिटिशन आफ्टर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं होता। कोर्ट कहती है कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलती है कि आप FIR दर्ज करो, वो FIR दर्ज भी हो जाए उसका कोई नतीजा नहीं होता। तो जो मेरा मकसद ये है कहने का कि कानून के द्वारा ही, जजेस के द्वारा ही बदलाव आ सकता है मेरे हिसाब से। उमर खालिद क्यों बंद है 4 साल? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं न्यूरमबर्ग ट्रायल देख रहा था, जजेस का, उसकी फिल्म देख रहा था, और उसमें एक जज है जो आखिर में कबूल कर लेता है कि उसने गलती की है। शुरू से आखिर तक वो टिका रहता है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन आखिर में वो कबूल कर लेता है। और फिर उससे जो प्रोसिक्यूटर है वो मिलना चाहता है, जो अमेरिका से अमेरिकन जज, और वो जज उसको कहता है कि यू नो सिंसियरली वी डिडंट नो दैट इट वाज कमिंग। और वो प्रोसिक्यूटर उसको आंख में देखता है, कहता है कि यू न्यू दैट इट वाज कमिंग एंड येट यू डिड इट।
है। आप देख लें ना, किसी को बेल नहीं मिलती आज के दिन, और बेल नहीं मिलती है, उसका क्या, उमर खालिद 4 साल से बंद नजर बच्चा। और उसमें अदालत ने कहा क्या, अदालत ने कहा ये कि उमर खालिद इतना शातिर है कि वो बोलता ही नहीं है, उसकी खामोशी उसकी गुनाह का सबूत है कि वो इतना शातिर दिमाग है कि वो जानता है कि नहीं बोल के क्या किया जा सकता है। उसका जुर्म ये था कि उसने स्पीच एक बॉम्बे में की, महाराष्ट्र में की, अमरावती में की, 2 महीने पहले, और राइट्स यहाँ हुए तो वो जिम्मेदार है, ही इज द नहीं। और उस पूरी स्पीच में वो नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, वो गांधी की बात कर रहा है। अदालत उसको इंटरप्रेट ये कर रही है कि ये आदमी इतना शातिर है कि ये दरअसल ये बात करके दूसरा कुछ कन्वे करना चाहता है। तो आप पूरे एविडेंस के प्रिंसिपल को ही उलट देते हैं। तो कोई, या अभी जो जज ने कहा, वो औरत कह रही है कि भाई मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैं अपनी मर्जी से, लेकिन जज कह रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता इसकी बात, इसलिए इसने लव जिहाद किया है और इसको इतनी सज़ा मैं दूंगा। तो नो एविडेंस इज एविडेंस इन इटसेल्फ अगेंस्ट यू बिकॉज आई वांट टू persecute you or prosecute you। अब ये क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान की अब राजनीति में क्या हो रहा है कि अब जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, होने वाला है, तो वहाँ कह रहे हैं कि सब बंगाल से आ गए, बंगाल से आ रहे हैं सारे, और बांग्लादेश से आ गए। मतलब कि नोबडी हैज एनी डेटा, किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से आ रहे हैं या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जाकर वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र चलाया जा रहा है। और कोई CEC जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ नहीं कहती। नहीं, वो कह रहा है, जैसे झारखंड के चीफ सेक्रेटरी ने खत लिखा कि आप यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं और ये नहीं करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यू कैन नॉट राइट दिस। मतलब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ही हैज अ राइट टू स्प्रेड हेट्रेड। वो तो पक्षदार ऐसे जो इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, आपकी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाए, आपकी जुडिशरी जो करना चाहिए नहीं करे, और प्रिंट मीडिया सवाल नहीं उठाए, तो आप जो प्रशासन है वो तरफदारी करे, CEC इनके तो जाए कहाँ, बताइए। ग्राउंड स्वेल है जो ओपिनियन को चेंज कर सकता है। मेरे ख्याल से हमें उसी का इंतज़ार करना होगा और हमें कहीं अपने पास से सबक सीखना। तो अगर सब रेडिकलाइज हो गए तो इंतज़ार किस चीज़ का? नहीं, सब तो देखिए नहीं रेडिकलाइज हो सकते, वो तो नेचर के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। एक फाशिस्ट प्लेबुक है जिसके साथ काम किया जा रहा है। हमने ये सब चीज़ें जर्मनी में देखी और बहुत साल पहले नहीं, barely half a century ago all this has happened। ये उत्तराखंड में जो कहा जा रहा है कि अपने नाम बताइए, वहाँ कहा गया था कि आप स्टार ऑफ डेविड पेंट कीजिए और अपने हाथ पे अपना निशान लगा के चलिए ताकि हम पहचान जाएं। और हमसे तो बहुत पहले, कुछ साल पहले कहा गया था कि हम पहचान जाएंगे उनको उनके कपड़ों से। तो अब जहाँ कपड़ों से नहीं पहचानेंगे तो नाम चाहते हैं। तो ये एक फाशिस्ट सोच है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ग्राउंड स्वेल इस सोच के खिलाफ एटलीस्ट चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा होनी। द एलिफेंट इन द रूम नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। ये खामोशी जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, सबसे बड़ी मेरे ख्याल से मुश्किल इसमें है। People need to have conversations like this, maybe more conversations। और ये जो डाइनिंग टेबल conversations हैं, ये जो WhatsApp conversations हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे families are split, यानी एक मेज पे फैमिली बैठ के बात नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं। दिस इज आवर होप। अगर मुझे उम्मीद की कहीं किरण दिखती है तो मुझे डिसेंट में दिखती है। डिसेंट तभी होगा जब लोग समझेंगे कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें तो नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल, तभी बदला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जहाँ जो सच्चाई है देश के सामने, जो हमारे सामने सच्चाई खड़ी है कि आप इस देश के जो यूनिटी है, जो मुसलमान जिनको हक था वो वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये हमारा देश है। हाँ, क्यों जाएं, ये हमारा देश है, ये हमारा। आपके मदर के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने खुद लिखा है ये मेरा देश है, मैं यहाँ रहूँगा। अगर उसको कहो कि ये तेरा देश नहीं है तो मैं समझता हूँ लेकिन मुझे लगता है इससे हमें एक कदम आगे जाना चाहिए। रक्षंदा जलील ये कह सकती हैं कि आप कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने ये फैसला किया। मैं अभी पैदा हुआ हूँ, फ़र्ज़ कीजिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं अभी पैदा हुआ हूँ, मेरा पूरा हक है मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पुरखों ने क्या फैसला किया। हो सकता है मेरे नाना जी चले गए हों तो गए, सही बात।
लेकिन मैं यहाँ हूँ, मेरा पूरा हक है, आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले। यह मसला यह है जिसको सबको समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे से यह पूछें कि हिंदुस्तान में तुम किस तरह रहोगे और किस तरह नहीं रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। एक दस्तूर है, जो दस्तूर बना हुआ है उस दस्तूर के मुताबिक आपको चलना चाहिए। जो संविधान है जिसके लिए उर्दू लफ्ज़ दस्तूर है, उस दस्तूर के मुताबिक ही आप चलेंगे और रहेंगे। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि करना क्या चाहिए, तो एक तो हिंदू समाज को, जिसको मैं कहता हूँ कि उसको वापस चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। जैसे अगर गरबा आप करते हैं, आप सालों से गरबा करते चले आए हैं, आज आकर बजरंग दल का एक आदमी कहता है कि आपकी गरबा कमेटी में जो आदमी 20 साल से था वो अब नहीं रह सकता, और आप कबूल कर लेते हैं, आप डिसमेंटल कर देते हैं, डरता है। तो हिंदू समाज को अब चीज़ें अपने हाथ में लेनी होंगी, और उनको ये जो गुंडे हैं या बजरंग दल या आरएसएस, उनको कन्फ्रंट करना होगा। ये काम हिंदुओं का है कि मोनू मानेसर उनका लीडर नहीं है, बाकी लोग उनके लीडर नहीं है। जो आप कह रहे थे कि अगर इतने लोगों ने वोट दिया इनके खिलाफ, तो उन वोटर्स को बाकी चीज़ें भी अपने हाथ में लेनी होंगी। वो कहेंगे कि भाई गरबा हम करेंगे, तुम कौन होते हो। अब आकर एक ऐसी अहमकाना बात करता है कि गरबा के गेट पर आप गौमूत्र रखिए और छिड़किए और फिर एंट्री दीजिए, तो हिंदुओं को कहना चाहिए कि ये बेवकूफ़ी नहीं चल सकती यहाँ, मतलब हम इतने अहमक नहीं हैं। यह जब तक हिंदू करना शुरू नहीं करेंगे, और अपने जुलूसों में, अब रामनवमी का जुलूस मेरे एक पुलिस ऑफिसर दोस्त ने बिहार में बतलाया 2 साल पहले, उसने कहा कि रिकॉर्ड बिक्री हुई तलवार की, और ट्रक भर भर के तलवार बिहार पहुंची बिकने के लिए। और कार्डबोर्ड रामनवमी कार्डबोर्ड की तलवार नहीं, असली तलवार यही असली तलवार है। और उसने कहा कि आर्म्स एक्ट में एक ऐसा लूपहोल है जिसमें उसने कहा कि हमने बंद कर दिया, लेकिन फिर वो निकल आए। तो वो तलवारें लहराते हुए, मुसलमानों को गाली देते हुए, डीजे पर गाने चलाते हुए, इतने घटिया गंदे, नहीं रोकता, अदालत नहीं कुछ कहती, तो यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है अदालत। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में एक जुलूस निकल रहा है, और उसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम डीजे पर, ये दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में तुम डीजे पर मुसलमानों को गाली देता हुआ गाना कैसे बजा सकते हो। सही बात है। दशहरा में विजयादशमी के दिन हम सब लोग मूर्ति का विसर्जन करने जाते थे, अब जो गाने बजते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देते हुए, ज़्यादातर अश्लील गाली। कुणाल पुरोहित की पूरी किताब है, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो ये चैलेंज है हिंदू समाज के सामने कि वो वापस चीज़ों को अपने हाथ में ले। But you know, these are all offenses under the court. जो कावड़िया यात्रा में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, आप वो देखिए कि कावड़िया यात्रा हमने अपनी आंखों के सामने बढ़ती हुई देखी है, और उस रूट में मुसलमानों के जो दुकानें हैं या छोटी बिजनेसेस हैं, दे आर इन पेरिल। वो उस दौरान तो बंद होती ही हैं, कल बंद कर दी गई। जी दुर्गा पूजा शुरू हुई, आपने मुसलमानों की दुकानें बंद कर दी। वैसे तो सर क्रिश्चियंस का भी यही हाल है। नहीं, उनकी बात नहीं करते, हमने उनकी बात नहीं की है। आज के दिन उन्होंने तो बेचारों ने अपने नाम बदल लिए। नाम बदलने लिया। हर रोज उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बाकी जगह 1 या 2 बिल्कुल क्रिश्चियन या तो पीटा जा रहा है या गिरफ्तार हो रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज बात नहीं कर रहे। लेकिन थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ज़रूरी था कि पहली बार हुआ है कि हमने जो सच्चाई है खुलेआम इस प्रोग्राम के द्वारा हमने कोशिश की कि जनता के पास पहुँचे ये बातें, ताकि वो सोचें, हम इकट्ठा होकर सोचें कि हिंदुस्तान को वाकई में इस जो दुविधा में देश पड़ा है उसको कैसे बाहर लाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।